हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं यहां कर दूं। बच्चों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर। पहली चीज बेटा, एक बार हम लोग ऑलरेडी पूरा कंप्लीट सिलेबस खत्म करके चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। जी हां, 2026 चल रही है ये। इससे पहले हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस को अपलोड कर दिया है। यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां पर उन लेक्चर्स के नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो यानी कि जो हमारे पास ओल्ड लेक्चर है वो आपको चैनल के होम पर मिल जाएंगे। चैनल पे क्लिक करोगे, वहां पे होम दिखाई देगा आपको। होम पे क्लिक करोगे, ठीक है ना, होम शॉर्ट्स वीडियो दिखाई पड़ता है। तो होम पे जाओगे तो पूरे फोल्डर्स बने हुए हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, सारे फोल्डर बने हुए हैं। वहां से आप बाकायदा पूरी स्टडी कर सकते हैं, जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट में करना चाहते हैं। ठीक है, जो बच्चे ऐप पर हैं उनके लिए भी ये ओल्ड लेक्चर्स ऐप पे भी अवेलेबल है। यूट्यूब पे बार बार नहीं जाना है, कोई बात नहीं, ठीक है, और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं ये जो नए लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। नए लेक्चर की वजह से कुछ बच्चों में कंफ्यूजन है कि अभी जस्ट लेक्चर्स को अपलोड करना स्टार्ट किया, इससे पहले लेक्चर्स नहीं थे। तो लेक्चर्स ऑलरेडी एक बार थे। अब न्यू लेक्चर्स का मतलब हर एक चीज एडवांस, ठीक है। अब तो एआई टेक्नोलॉजी भी आ गई है, तो हर चीज यहां पर एडवांस कर दी है, इनहैंस कर दी है। पुराने लेक्चर का मतलब ये नहीं कि वो बेकार हो गए, वो भी उतने ही इफेक्टिव है। बट जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, यहां पर हिंदी भी साथ में हम लोग कवर करके चल रहे हैं। वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, सटीकनेस है, और थोड़ा सा और प्रिसाइज लेके चल रहे हैं। ओल्ड लेक्चर्स, जो कुछ लेक्चर्स बहुत ज्यादा डिटेल में है, अगर पढ़ोगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ना है तो नए लेक्चर्स को हम काफी प्रिसाइज में लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो पिछले 4-5 सालों में पेपर्स है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कहते हैं कंटेंट को सेट किया है कि बहुत ज्यादा डाइवर्ट ना हो। लेकिन अब आपका एग्जिट एग्जाम है तो दोनों ही जो लेक्चर्स है आपके लिए क्या है, ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर चीजें आपको साथ में हिंदी और थोड़ी सी इनहेंस तो होती है। हर चीज जो भी नए वर्जन के साथ आती है थोड़ी अच्छी होती है। बट जो पढ़ाई के बारे में बात करें, मोबाइल के केस में ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक के गैजेट में कि पुरानी चीज बेकार होती है, बट पढ़ाई के मामले में पुरानी चीज बेकार नहीं होती। ओल्ड लेक्चर्स गोल्ड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर स्पेशली खास चीज क्या है, चीजें इनहैंस है, साथ में आपको हिंदी मिल रही है। हिंदी वाले बच्चों की शिकायत थी पिछले कई सालों से कि सर हिंदी में भी नोट्स और लेक्चर्स को अवेलेबल करवाइए। ठीक है, तो नोट्स और लेक्चर आपके हिंदी में अवेलेबल रहेंगे। केवल यहां पर थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि जो लाइव क्लासेस ले रहा हूं ऐप पर मैं, ठीक है ना, वही लाइव क्लासेस को अभी मैं अपलोड कर रहा हूं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, अलग से रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं है। और एक चीज जो यहां पे थोड़ा सा आपको कुछ बच्चों के लिए ओके है, कुछ बच्चों को थोड़ा सा करते सर दिक्कत आती है। नोट्स बेटा आपको सिर्फ ऐप पे मिलेंगे, यूट्यूब पे नहीं डाल रहे हैं डायरेक्ट, ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ऐप पे जाएंगे, सब्जेक्ट में जाएंगे, सब्जेक्ट में जाकर के चैप्टर खोलेंगे, वो लेक्चर खोलेंगे, वहां पर नोट्स का लिंक, नोट्स जो है पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो वहीं पर ही मिलेगी, यूट्यूब पे इस बार नहीं है, हिंदी इंग्लिश वाली। ठीक है, और क्या कहते हैं, ऐप के अंदर वैसे भी आपको सारी चीजें, जिन बच्चों ने ऐप लिया हुआ है वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन, इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, जो कि अब आपका कंपलसरी होने वाला है, या मान के चलो कि हो गया है। तो आप लोग ढिलाई ना करें। जो इस साल बच्चे हैं डी फार्म के अंदर, खास करके फर्स्ट ईयर वाले, ठीक है, सेकेंड ईयर वालों पे कुछ हद तक तलवार लटकी है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल होता क्या है, जिस साल से एक्ट लागू होता है उसी साल से बच्चों पे भी वो सारी चीजें लागू हो जाती हैं। लेकिन इस साल जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उनके ऊपर थोड़ी सी तलवार ज्यादा लटकी है। ठीक है, 1-2 महीने के अंदर वो भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। लेकिन फिलहाल मैं तब भी कहूंगा आप लोग अभी से एग्जिट एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। उसके 2 फायदे हैं, आगे जाके आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की एग्जाम की तैयारी में भी क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ठीक है, हम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम को टारगेट लेके चल रहे हैं 2028, यानी कि इस साल जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उनकी प्रिपरेशन हम लोग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए साथ के साथ लेके चलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, बाद बाकी कोर्स का प्राइस कभी हमारा चेंज नहीं हुआ है, वो 1100 रुपए ही है। साथ में आपकी इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर। ठीक है, 550 की 2 इंस्टॉलमेंट में आप इसको ले सकते हैं। बाद बाकी आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें जाइए क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। बेसिकली एमसीक्यू, पीवाईक्यू, नोट्स, हिंदी, इंग्लिश, सब चीज वहां पे काफी डिटेल में है। एमसीक्यू टेस्ट वगैरह अवेलेबल है, वो सब जाके आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर के हर एक सब्जेक्ट का मैंने फ्री किया हुआ है कंटेंट, वहां पे जाके आप उसको चेक कीजिए।
ठीक है, ये कुछ बातें बतानी थी कि चीजें नई नहीं है, चीजें काफी पुरानी चल रही है, चीजों को अब कुछ नए सिरे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें आज का लेक्चर, आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा, थोड़ा सा गैप हो गया लंबा, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी तक हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। अब जब दवाई हमारे पास क्या हो गई है, ओके, जो बच्चे शुरुआत से नहीं जुड़े हुए हैं वो बेटा शुरुआत से लेक्चर्स को कवर अप करना स्टार्ट करेंगे, और बीच से पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, तब भी छोटा सा एक मैं ब्रीफ कर देता हूं ताकि जो बच्चे अचानक से बीच से पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे हम लोगों ने जर्नल फार्माकोलॉजी पढ़ा था। उसके बाद जो मेन चीज हमारी चल रही है वो चल रही है, सबसे पहला टॉपिक था रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दवा खाने के कौन से तरीके हैं बॉडी में ले जाने के। हमने दवा खाई, ठीक है, देन दवा खाने के बाद क्या होगी, दवा बॉडी में क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन, जो कि टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद दवा कहां जाती है, एब्जॉर्ब होने के बाद दवा पहुंचती है हमारे लीवर में। ठीक है ना, लीवर में पहुंचने के बाद वहां पे जो भी उसका मेटाबॉलिज्म वगैरह होता है, और फिर जो दवा बच जाती है वो हमारे सर्कुलेशन में पहुंचती है। तो एक्चुअल में तो एब्जॉर्प्शन के बाद आता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बट डिस्ट्रीब्यूशन उसी दवाई का होता है जो दवाई हमको बायो अवेलेबल होती है। इसीलिए बीच में एक टॉपिक था बायो अवेलेबिलिटी। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर मेटाबॉलिज्म होगा, देन एक्सक्रीशन हो जाएगा। ठीक है, 2 टॉपिक आगे और आएंगे। ड्रग मेटाबॉलिज्म, देन ड्रग एक्सक्रीशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। ओके, दवा बायो अवेलेबल हो चुकी है, यानी कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच चुकी है। अब दवाई का क्या होना है, डिस्ट्रीब्यूट। तो ऑब्वियसली बात है, दवा क्या होगी, हमारे ब्लड में आ गई है, दवा हमारे ब्लड में आ चुकी है। अगर हम बात करूं तो ये हमारा, मान लें इसको, दिस इज ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब ब्लड वेसल से दवा क्या करेगी, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, मतलब ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो दवा की बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसकी लाइपोफिलिसिटी, हाइड्रोफिलिसिटी, बहुत सारे, इसका आयनाइजेशन वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, तमाम चीजें इसको अफेक्ट करेंगी, और जो ब्लड से दवा बॉडी के अलग अलग पार्ट में क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, अलग अलग सेल्स में, अलग अलग टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, एक टर्म आता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो अपना क्या करेगी, अपना इफेक्ट दिखाएगी। इफेक्ट जो भी उसका असर है, फार्माकोथेरेपेटिक इफेक्ट दिखाएगी, और इफेक्ट दिखाने के बाद वापस से उसका क्या होता है, फिर मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, और दवा फिर वापस से ब्लड में चली जाती है, और वहां से फिर फिल्टर होकर के क्या होती है, बाहर निकलती है। खैर, तो ये रिवर्सिबल वर्ड आता है, मतलब दवा यहां पे आएगी और यहां से वापस ब्लड में भी जाएगी, ताकि लास्ट में फाइनली बाहर निकल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या कह रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम, हमारे खून से दवाई का अलग अलग टिश्यूज और ऑर्गन्स तक पहुंचना आफ्टर इट इज एब्जॉर्ब, उसके एब्जॉर्ब होने के बाद दवाई का हमारे डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स तक पहुंचना क्या कहलाता है, सिंपल सा है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। समझाया ऊपर वही चीज रहेगी। ठीक है, इसको एक और चीज से कह सकते हैं, इट इज अ रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग। ड्रग का ये रिवर्सिबल ट्रांसफर है फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, हमारे खून से, टू
टिश्यूज एंड ऑर्गन्स थ्रू आउट द बॉडी। रिवर्सिबल है, यानी कि जाएगा ऑर्गन्स के पास, टिश्यूज के पास, और वहां से वापस रिवर्स भी आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या बताना चाह रहा है ये, कह रहा है वंस अ ड्रग एंटर्स द सर्कुलेटरी सिस्टम, एक बारी दवा जो हमारी है वो सर्कुलेटरी सिस्टम अगर पहुंच जाती है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ऐसा नहीं है किसी एक ही जगह जाएगी, हाँ बॉडी के अलग अलग पार्ट में कहीं पे ज्यादा चली जाएगी, कहीं पे कम जाएगी, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो अफेक्ट डालते हैं उसको। डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी टू रीच द साइट ऑफ एक्शन, ठीक है, और अपनी जो साइट ऑफ एक्शन है वहां पे भी जाएगी, एज वेल एज अदर टिश्यूज वेयर इट माइट बी स्टोर्ड, और दूसरे टिश्यूज में जाकर के क्या होती है, स्टोर भी हो जाती है, मेटाबोलाइज भी हो जाएगी और एलिमिनेट भी होती है। ठीक है, तो पूरी बॉडी में दवा हमारे पहुंचती है, पहुंच करके जाके क्या होती है, स्टोर होती है। तो सिंपल से है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया, ऐसा नहीं है कि दवा खाई और केवल जहां असर करना है वहीं जाती है, पूरी बॉडी में फैलती है ये। ठीक है, इसी में एक टर्म आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। ठीक है, यह एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल, मतलब प्रैक्टिकली ये वैल्यू नहीं आई है, केवल थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली है। इसका ये बताना क्या चाह रहा है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दवा हमारी बॉडी में जाने के बाद कितने उस वॉल्यूम में, हमारे टोटल बॉडी में जो है, मतलब कितने वॉल्यूम में क्या हो गई है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू निकल के आती है। द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट डिस्क्राइब द एपरेंट वॉल्यूम, एक एपरेंट वॉल्यूम, एक नकली वॉल्यूम होता है, इन विच ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, बॉडी के कितने वॉल्यूम में जो दवा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, रिलेटिव टू इट्स कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा, उसके प्लाज्मा के कंसंट्रेशन, मतलब ब्लड में जो उसका कंसंट्रेशन है उसके रेस्पेक्ट में पूरी बॉडी में वो कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। ठीक है, समझो इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमने कितना अमाउंट ऑफ ड्रग बॉडी में डाला, ठीक है, और प्लाज्मा में कितने दवा पहुंच गई, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, रेशो निकाल लेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम लोग लीटर पर केजी में देखते हैं, डोज टोटल अमाउंट ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग डोज होगी हमारे पास, सी कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसकी जरूरत नहीं थी वैसे, लेकिन तब भी अगर सी है तो क्या, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, प्लाज्मा में दवाई का कितना कंसंट्रेशन है, रेशो निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकल आता है। तो इससे हमको फर्क क्या पड़ता है, क्या इससे हमको अंदाजा लगता है, ये जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिस में भी यूज करते हैं, पेशेंट को जब दवा देते हैं, इसका क्या मीनिंग निकलते हैं आओ देखते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल दे दिया कि डोज हमने 500 mg की दी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन 10 mg देखा हमने, तो लगभग 50 लीटर निकल के आया आंसर, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में ये दवा हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। वीडी जितनी ज्यादा, मतलब उतनी ज्यादा मात्रा में दवा हमारी बॉडी में पहुंच गई है। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज को समझते हैं, लो वर्सेस हाई वीडी, जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू आ रही है, कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, बात तो सिंपल समझ में आ रही है, कम का मतलब क्या होगा, ज्यादा का मतलब क्या होगा, तो कम का मतलब बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई तो दवा फिर गई कहां, और ज्यादा का मतलब बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। चलो उसको समझते हैं। तो एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल लिया हुआ कि एक नॉर्मल जो एडल्ट होता है उसका जो बॉडी का रफली पानी कितना होता है, उसके अंदर 42 लीटर्स होता है। ठीक है, टोटल बॉडी वाटर डिवाइडेड इनटू, इस बॉडी वाटर को हम डिवाइड करें तो 3 लीटर प्लाज्मा में होता है, लगभग 11 लीटर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में पाया जाता है, 28 लीटर इंट्रासेल्स के अंदर होता है। ठीक है, ये समझने के पर्पज से हो गया। अब बात करते हैं कि हमें वीडी क्या बता रहा है। वीडी टेल्स अस एग्जैक्टली वेयर द ड्रग लाइक्स टू हैंग आउट, एक्चुअल में हमारी बॉडी में दवा है कहाँ, क्या दवा हमारे ब्लड में ही है या ब्लड से निकल करके सेल्स और टिश्यूज तक पहुंच गया है, एक्चुअल में हमको ये बताने की कोशिश करता है कौन, वीडी। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, जैसे यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी थी, ये वैल्यू रखेंगे, वैल्यू आती है, अगर तो इसकी वैल्यू आती है काफी कम, कितनी, 3 से 5 लीटर ही वैल्यू आई अगर इसकी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दवा बॉडी के सेल्स और टिश्यूज के पास नहीं गई है,
कन्फाइंड टू प्लाज्मा, मुख्य रूप से प्लाज्मा तक ही सीमित है, यानी कि ब्लड में ही रह गई है, आगे दवा नहीं गई है। ठीक है, ओके। तो कौन सी दवाएं ऐसी होती हैं जो कि ब्लड में ही सीमित रह जाती हैं, जिनका वीडी कम होता है, जिसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, हाईली वाटर सॉल्युबल होती है, हाइड्रोफिलिक दवाएं, हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, जो प्लाज्मा प्रोटीन से बहुत ज्यादा बंध जाती है। ये कॉन्सेप्ट अभी आगे आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो वो सारी दवाएं जो होती हैं कहां तक सीमित रहती हैं, हमारे ब्लड प्लाज्मा तक सीमित रहती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे उदाहरण दे रखा है हेपारिन और वारफेरिन का। ठीक है, ऐसी दवाएं जिसको हम चाहते हैं कि ब्लड में ही रहें, उनके लिए वीडी कम होना काफी अच्छा होता है। गुड फॉर ड्रग्स दैट नीड टू एक्ट ऑन द ब्लड इटसेल्फ, ऐसी दवाएं जब हम चाहते हैं कि ब्लड के ऊपर काम करना, ठीक है, ब्लड जैसे कि ब्लड को पतला रखना है, ठीक है, या कोगुलेशन रोकना है उसको हमें, तो ऐसी दवाइयां वो ब्लड में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, तो उनका वीडी कम रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, फिर कुछ दवाएं हैं जिनका जो वीडी की वैल्यू आती है वो 12 से 16 लीटर आती है, यानी कि ये काफी हद तक हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या हो गई है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। कौन सी दवाएं होती हैं, ज्यादातर लो मॉलिक्यूलर वेट जो दवाएं होती हैं, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कम है लेकिन हाइड्रोफिलिक है, कैनॉट इजिली क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को इजिली क्रॉस नहीं कर पाती हैं, हम इसको पीछे पढ़े थे, इसी वजह से ये क्या है, सेल के अंदर नहीं जा पाई है, केवल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तक सीमित रह गई हैं। एग्जाम्पल दे दिए, अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर जेंटामाइसिन हमारे पास एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है। हाई वीडी, वीडी हाई का मतलब वो 42 लीटर से भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ध्यान रखना, 500 लीटर, हजार लीटर भी वैल्यू आती है, थ्योरेटिकल वैल्यू है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डीप इनटू द टिश्यू, यानी कि ये दवा बहुत ज्यादा हमारे टिश्यूज में पहुंच चुकी है, फैट्स में, मसल्स में, ऑर्गन में बहुत अच्छी तरीके से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। कौन सी दवाइयां ऐसी होती हैं, हाईली लिपिड सॉल्युबल, तो ध्यान रखना यहां से आपका एमसीक्यू बनेगा कि जो हाइड्रोफिलिक दवाई होती है उनकी वीडी की वैल्यू कम होती है, और जो लाइपोफिलिक दवाइयां होती है उनकी वीडी की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, और बाइंड्स स्ट्रांगली टू टिश्यू प्रोटीन, या फिर ऐसी दवाइयां जो टिश्यू प्रोटीन से बहुत ज्यादा क्या होती हैं, अच्छे तरीके से बंध जाती हैं। ठीक है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रॉप्स टू वेरी लो, अब ब्लड में तो फिर दवाई रहती नहीं, सारी दवाई निकल करके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसमें काफी अच्छा एग्जांपल है डिजॉक्सिन का, मॉर्फिन का और क्लोरोक्विन का। वीडी की वैल्यू कम कब रहेगी, दिमाग में रखना, क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर, मीडियम कब रहती है, मेनली लो और हाई के ऊपर क्वेश्चन आपका फंसेगा, और ये कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे अभी हम देखेंगे कई सारे कॉन्सेप्ट और बनेंगे। ठीक है, तो वीडी हमको क्या बता रही है कि दवा हमारी ब्लड तक ही सीमित रह गई है, या दवाई हमारी जो है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बता रहा है। तो अच्छा, इसी में वीडी के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और आएगा हमारे पास, लोडिंग डोज का, और ये दोनों कॉन्सेप्ट आपस में मिलके काम करते हैं। तो लोडिंग डोज क्या होता है, बॉडी को स्टार्टिंग में, जैसे कि जिसकी क्या कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है, क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो दवा तुरंत के तुरंत पूरी बॉडी में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो हमारे यहाँ जो साइट ऑफ एक्शन है, जहाँ पे दवाई को काम करना है, ठीक है, तो दवा पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, जहां जहां जाना है वहां तो जाएगी जाएगी, और जो साइट ऑफ एक्शन है वहां पर कम दवा पहुंचेगी। और अगर इमरजेंसी है, देखो लोडिंग डोज का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर इमरजेंसी है, ठीक है, तो हम इतना वेट नहीं कर सकते। जैसे मान लो नॉर्मल केस में हमने क्या दवा खाई, डॉक्टर कई बार कहता है, सुना होगा आपने कि आप दवा खा रहे हो, दूसरे या तीसरे दिन से आपके ऊपर असर आना स्टार्ट होगा। क्यों बोलता है ऐसा, आप आज दवा खाते हो, कल खाते हो, धीरे धीरे दवा पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर वो फुल हो गई, अब वहां पर दवा जाने की गुंजाइश नहीं बची है, हर जगह पहुंच गई है। अब जो दवा एक्स्ट्रा लोगे आप, वो फिर आपका मैक्सिमम दवाई जो है उसमें से पार्ट उसका आपका साइट ऑफ एक्शन, जहां पे उसे असर दिखाना है। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, लोडिंग डोज का मतलब क्या है। जैसे कि एक बकेट है, इसको आपको पूरा भरना है, किससे, पानी से, बात समझना। लेकिन यहां पर क्या है, एक छोटी समस्या है, बकेट में एक लीकेज है, बकेट में क्या है, मान लेते हैं एक छोटा सा लीकेज है ये। तो अगर आप इतना ही चौड़ाई वाला एक पाइप लगा देंगे,
ठीक है, पानी गिरेगा तो ये बकेट कभी नहीं भरेगी, जितना पानी आता जाएगा वो पानी इधर निकलता जाएगा। ठीक है, या मान लो कि यहाँ थोड़ा छेद कम भी है तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसे भरने में, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बाल्टी लेके आएंगे भरी हुई इसी के बराबर की, पूरी एक साथ डाल देंगे इसके अंदर और साथ में टैप भी खोल देंगे। अब जब तक पानी यहाँ से जितना जितना निकलता जाएगा उतना उतना पानी यहाँ से आता जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पर आप लोगों का पूरा ये फार्माकोलॉजी में चलता रहेगा, एक टर्म बार बार आता रहेगा, लोडिंग डोज, और दूसरा टर्म से आएगा मेंटेनेंस डोज। ठीक है, तो लोडिंग डोज जो है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से तय होती है, इसीलिए उसको साथ में पढ़ा जाता है। तो मैंने क्या कहा, लोडिंग डोज मतलब एक साथ पानी भर दिया, ठीक है, और ये जो बाद में आपने उसी छोटे से टैप खोल दिया, लगातार दवाई जो आ रही है, ये आपकी क्या कहलाएगी, मेंटेनेंस डोज कहलाएगी। समझते हैं इसको। और फिलहाल ये बात समझ में आई, आपको एकदम से असर करना था क्योंकि उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था, दवा खाते ही पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ब्लड प्लाज्मा में बचती नहीं है दवाई बिल्कुल भी, तो ऐसे केस में हमको लोडिंग डोज ज्यादा रखनी पड़ती है। तो ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है लोडिंग डोज का, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, हमें प्लाज्मा में कितना कंसंट्रेशन रखना है अपॉन बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो सबके मीनिंग दे रखे हैं, सीपी टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन और बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी नॉर्मली जो आईवी का केस होता है इंट्रावीनस, उसमें 1 ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है तो हट जाता है नीचे का एफ। ठीक है, और जो ओरल केस होता है उसमें उसकी वैल्यू एफ की क्या होती है, लेस देन 1 होती है, 0.5 से 0.9 के बीच रखी जाती है। तो ज़्यादातर आप फॉर्मूला देखोगे लोडिंग डोज में, हम आईवी के केस में होता है, इमरजेंसी होती है तो आईवी दिया जाता है, तो नीचे आपको ये वाला पार्ट नहीं दिखाई देगा, कई बहुत सी बुक्स में इस फॉर्मूले में ये पार्ट नहीं होता नीचे वाला। ठीक है, तो क्यों नहीं होता, क्योंकि एफ की वैल्यू 1 होती है, हट जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। मैं जरा एक बारी बैटरी चेंज कर दूं, बैटरी इसकी लो हो गई है। तो इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। तो सबसे पहले डोज एडजस्टमेंट, डोज कितनी देनी है कितनी नहीं देनी है, उसका वीडी से क्या ताल्लुकात है वो देखते हैं। ड्रग विद हाई वीडी, जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, रिक्वायर्स अ लार्जर लोडिंग डोज, मैंने बताया ना, क्योंकि वो जैसी खाओगे वो पूरी बॉडी में चली जाएगी, तो टारगेट साइट पे उतनी ज्यादा दवा नहीं पहुंचेगी जितनी पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो जिसका वीडी ज्यादा है उसको लोडिंग डोज ज्यादा चाहिए होती है टू अचीव थेरेप्यूटिक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, जिससे कि जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन थेरेप्यूटिक लेवल का कि हमारी बॉडी में असर हो वो पहुंच सके। और ड्रग विद लो वीडी रिक्वायर स्मॉलर लोडिंग डोज। ठीक है, जिसका वीडी कम होता है, ये आपका अच्छा खासा एमसीक्यू है, स्मॉलर लोडिंग डोज। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा ये। नेक्स्ट आते हैं ड्रग एलिमिनेशन, दवा का उत्सर्जन, बॉडी से जब दवा निकलती है। अब कह रहे हैं ड्रग विद हाई वीडी हैव अ लॉन्गर हाफ लाइफ। देखो जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, मतलब कि दवा जो है बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे सेल्स में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, टिश्यूज में जाकर के दवा बैठी हुई है, और दवा बॉडी से बाहर कौन से निकलती है, किडनी से निकलती है, ब्लड छन के, ब्लड में हमारी दवा है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में दवा ज्यादा से ज्यादा कहाँ है, हमारे बॉडी के अंदर है। तो जिसका वीडी हाई होगा उसकी जो हाफ लाइफ है वो काफी लंबी होगी। ठीक है, बिकॉज दे आर स्टोर्ड इन टिश्यूज एंड रिलीज स्लोली। अब वो टिश्यू से बाद में धीरे धीरे आते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, और जिसका वीडी लो होता है वो बहुत जल्दी, भाई कोई ब्लड में रहते हैं, ब्लड किडनी से फिल्टर होता रहता है, वो दवा बहुत जल्दी किडनी से फिर बाहर छन के यूरिन से बाहर चली जाती है। तो ये इसका एक तो असर पड़ता है ड्रग एलिमिनेशन के ऊपर। अब यहीं से बात टॉक्सिसिटी के समझ जाओ। ठीक है, दवा का जहां पर लॉन्गर हाफ लाइफ है, हमने उस चीज को समझा ही नहीं कि वीडी बहुत ज्यादा है और डोज देते ही चले गए हैं, तो वो दवा बॉडी में इकट्ठी होती चली जाएगी और क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ड्रग विद हाई वीडी में एक्यूमुलेट, अब वीडी हाई है, हमने ध्यान नहीं दिया तो वो बॉडी के अंदर इकट्ठी हो जाएगी टिश्यूज के अंदर, जिससे कि टॉक्सिसिटी हो सकती है। डिजॉक्सिन इन कार्डियक टिश्यूज एग्जांपल है। क्लियर है। और थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग,
ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है हमको देखना पड़ेगा कि कितना असर हो रहा है। VD हेल्प्स इंटरप्रेट प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन एंड एडजस्ट डोजिंग रेजिमेंट्स। ठीक है, VD के हिसाब से VD हमको बताता है कि भाई प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन क्या रहेगा, और उसके हिसाब से फिर हम लोग क्या करते हैं, अपनी डोज को एडजस्ट करते हैं कि भाई ठीक होने के लिए कितनी डोज चाहिए होगी। बात समझ में आ रही है? तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में एक अच्छा खासा टॉपिक है, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी अलग से देखते हैं। सबसे पहला लिपिड सॉल्युबिलिटी। जो लाइपोफिलिक ड्रग्स है उसका VD क्या होता है, हाई होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में वो फैटी टिश्यूज में और सेल्स के अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। एग्जांपल डायजीपाम। जो हाइड्रोफिलिक है उनका VD लो रहता है क्योंकि वो सेल्स को क्रॉस करने में उन्हें दिक्कत आती है, तो ज्यादातर वो ब्लड में ही रह जाते हैं। प्रोटीन बाइंडिंग, जिनकी प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ज्यादा है, हाईली बाउंड टू प्रोटीन, वो भी कहाँ रह जाएंगे, ब्लड में ही रह जाएंगे। ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनसे बंध जाते हैं टिश्यूज तक, फिर वो दवाइयां नहीं पहुंचती बहुत ज्यादा, धीरे धीरे जाती हैं, एक तरह से जाती हैं पर धीरे धीरे। ड्रग विद लो प्रोटीन बाइंडिंग, वो हाई VD होता है, तुरंत के तुरंत क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम से निकल के हमारे सेल्स तक, टिश्यूज तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, देन टिश्यू एफिनिटी, ड्रग दैट बाइंड टू स्पेसिफिक टिश्यूज। ठीक है, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन बन जाते हैं बोन के साथ जाकर के, हैव अ हाई VD। अगर किसी टिश्यूज के साथ किसी ड्रग्स की बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है तो उसका भी VD क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। मॉलिक्यूलर साइज साफ साफ दिख रहा है, जिसका छोटा मॉलिक्यूल होगा जैसे इथेनॉल वगैरह है वो बहुत तेजी से डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसकी वजह से उनका VD हाई होता है। बड़े मॉलिक्यूल हैं तो जैसे हेपारिन वगैरह है वो प्लाज्मा में ही रह जाते हैं क्योंकि उनको ब्लड कैपिलरीज वगैरह को क्रॉस करने में दिक्कत आती है, इसकी वजह से उनका जो VD है वो काफी कम रहता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, शारीरिक कारक, जैसे कि एज की बात करें तो जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़े होते हैं, ठीक है, उनका बॉडी का कंपोजिशन कैसा होता है, अलग होता है, तो जिसकी वजह से जो VD होती है वो अफेक्ट कर जाती है। बॉडी कंपोजिशन, जो मोटापा है उनमें फैट ज्यादा होगा तो लाइपोफिलिक ड्रग्स ज्यादा मात्रा में क्या होंगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। क्लियर है? लिपिड सॉल्युबल। डिजीज स्टेट, अगर कोई बीमारी है जैसे कि एडिमा है, ये हाइपो एल्ब्यूमिनिया है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ही नहीं जो कि दवाइयों को बांधता है ब्लड के अंदर, या इन्फ्लेमेशन हो रखा है, तो भी क्या है, VD के ऊपर फर्क पड़ता है। और ये सारी चीजें जब क्रिटिकल केसेस होते हैं तो डॉक्टर इन सब चीजों को कंसीडर करके ही दवाइयां देता है, और यही वजह है कि ज्यादातर कहा जाता है कि डॉक्टर की सलाह से ही क्या लें, दवाइयां लें। ठीक है, चले आगे। ओके, तो अब ये जो ये था वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन था उसका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या यूं कहेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट और करते हैं जिसको कि हम लोग फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कहते हैं। ठीक है, तो समझते हैं ये फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते क्या है, किस किस प्रकार के होते हैं। बेसिकली सबसे ज्यादा जो यूज होगा या इस्तेमाल होगा हमारे सिलेबस में वो है ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या होता है समझते हैं। तो सबसे पहले समझे फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर ऐसी चीजें होती हैं जो कि दवाइयों को क्रॉस करने से रोकती है, मतलब ब्लड कैपिलरीज के से बाहर निकलने से रोकती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर। चलो, इन द बॉडी सेवरल फिजियोलॉजिकल बैरियर्स अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन। ये जो फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रग के एलिमिनेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। दिस बैरियर कंट्रोल्स हाउ ड्रग रीच देयर टारगेट साइट। ये बैरियर कंट्रोल करते हैं कि जो टारगेट साइट है, मान लो ब्रेन में अगर हमको असर दिलवाना है किसी दवाई का, तो ब्लड ब्रेन बैरियर डिसाइड करेगा कौन सी दवा जाएगी, कौन सी दवा नहीं जाएगी। क्या होता है समझते हैं अभी, कितनी देर तक ये वहां पर रहेंगे, हाउ दे आर मेटाबोलाइज्ड और एक्सक्रीटेड, उनका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा और वो एक्सक्रीट कैसे होंगी। ठीक है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर समझते हैं क्या है। देखो, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, नॉर्मल जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो कुछ ऐसी होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास इंटरसेलुलर क्लेफ्ट, ये बीच में हल्का सा गैप लेता है, फेनेस्ट्रा रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये पिनोसाइटिक वेसिकल्स रहते हैं, मतलब हमारी जो कैपिलरीज है कुछ इस तरह से रहती है, गैपिंग रहती है, बीच में अपना ब्लड वगैरह फ्लो करता है, अच्छी खासी गैपिंग रहती है, चीजें
अंदर बाहर जा सकती हैं। ठीक है, ये एंडोथेलियल सेल रहता है हमारे पास जिसका कि ब्लड कैपिलरी बनी हुई है। ठीक है, वही अगर हम ब्रेन की बात करें तो ये देखो जो एंडोथेलियल सेल्स हैं ये बिल्कुल पैक हो रखे हैं। क्या हो रखे हैं? बिल्कुल पैक हो रखे हैं, टाइट जंक्शंस, बिल्कुल पैकिंग हो रखी है। ठीक है, इनके पीछे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पाया जाता है और इतनी टाइट पैकिंग, और टाइट पैकिंग के साथ साथ ठीक है ओके, तो इनके क्या है एकदम टाइट पैकिंग है, तो यहां से चीजों का बाहर निकलना या अंदर आना काफी मुश्किल होता है। तो ये कहलाता है हमारे पास क्या? ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, ब्रेन की कैपिलरी कुछ ऐसी रहती है और नॉर्मल कैपिलरी कुछ ऐसी रहती है। तो यहां पर अब क्या बन गया? एक तरह का बैरियर बन गया है। अब केवल जो इस एंडोथेलियल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर बाहर जा सकती हैं, जाहिर सी बात है कौन से ड्रग्स होंगे? लाइपोफिलिक ड्रग्स। ठीक है, वही इजीली यहां पे क्रॉस कर पाएंगी। जो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होंगी, ठीक है, वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है? ब्लड ब्रेन बैरियर प्रोटेक्ट द ब्रेन बाय रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। वो ब्रेन को कंट्रोल प्रोटेक्ट करता है कि भाई क्या चीज, कौन सा सब्सटेंस जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। ये रोकता है बहुत सारी दवाओं को और टॉक्सिन्स को ब्रेन के अंदर जाने से। ब्लड के अंदर कोई दवा है या कोई टॉक्सिन है तो वो डायरेक्टली ब्रेन में एंट्री नहीं कर सकता। दवाई का इसके ऊपर क्या असर पड़ता है? लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो होते हैं वो तो इजीली क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, इजीली बाय पैसिव डिफ्यूजन। लेकिन जो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होती हैं वो क्रॉस नहीं कर पाती हैं। ठीक है, जहां पे बैरियर आ जाएगा वहां पे ध्यान रखना, केवल जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं वही इजीली क्या कर पाती हैं? क्रॉस कर पाएंगी, और जो नॉर्मल हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होती हैं वो क्रॉस नहीं कर पाती हैं। वाटर सॉल्युबल या जो आयनाइज्ड ड्रग्स हैं उसको क्रॉस करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, नॉर्मली क्रॉस नहीं कर पाती हैं। ठीक है, और यहां पर इफ्लक्स मैकेनिज्म, ट्रांसपोर्टर लाइक पी ग्लाइकोप्रोटीन पंप सम ड्रग्स आउट ऑफ द ब्रेन। पी ग्लाइकोप्रोटीन भी पाए जाते हैं जो ब्रेन से अगर कोई दवा अंदर चली भी गई तो उसको बाहर फेंक देते हैं, लिमिटिंग देयर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन, कि सीएनएस के पास वो लिमिटेड ही पहुंच पाती हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ब्रेन के ऊपर, ब्रेन को एक तरह से प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी तरीके के केमिकल से। नो डाउट जब दिक्कत होती है ब्रेन में तो हमको मेडिसिन खानी पड़ती है, लेकिन ये सब मिल करके मेडिसिन की क्या करते हैं? क्वांटिटी को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस की इंपॉर्टेंस यही है, ड्रग्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है टू अफेक्ट द ब्रेन मस्ट बी एबल टू पास थ्रू दिस बैरियर, कि वो ब्रेन के इस बैरियर को क्रॉस करे। अगर ये बैरियर ही क्रॉस नहीं होगा तो दवा अपना असर नहीं दिखा पाएगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक आता है द ब्लड प्लेसेंटल बैरियर। ठीक है, प्लेसेंटा होता है सबको पता है, जो मदर, हम लोग कहते हैं ना कि माँ के खून से बच्चे की परवरिश होती है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं, कुछ लोग सोचते हैं कि माँ का खून बच्चे के खून में जाता है। नहीं, माँ और बच्चे का खून कभी आपस में मिलता नहीं है। ठीक है, प्लेसेंटा होता है, तो सिंपल समझ लें अगर हम लोग, तो ऐसे समझ लो कि ये समझ लो ये कैपिलरी है मदर की, ये प्लेसेंटा वाला हिस्सा है, और इसमें कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा समझा रहा हूँ प्लेसेंटा को, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया, और इधर पे हम एक और कलर ले लेते हैं, लेट दिस, अरे चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये चला गया हमारे पास क्या? दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, ये जो हिस्सा है इतना, इसको प्लेसेंटा कहते हैं। यहां पर जो मौजूद है ये मदर्स ब्लड है। ठीक है, यहां पे जो भी न्यूट्रिएंट्स आता है वो यहां से यहां और यहां से यहां चला जाता है, और यहां पर जो है फीटस ब्लड है। ब्लड दोनों के मिक्स आपस में नहीं करते, केवल जो न्यूट्रिएंट्स हैं या ऑक्सीजन है वो यहां से यहां आती है, फिर यहां से यहां चली जाती है। ब्लड की मिक्सिंग आपस में नहीं होती है, तो ये एक तरह क्या बना हुआ है? बैरियर है। ये दवाइयां भी बहुत कम क्रॉस करके बच्चे के पास तक पहुंचती हैं, हर दवाई नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो दिस इज द ब्लड प्लेसेंटल बैरियर। द प्लेसेंटल बैरियर सेपरेट मैटरनल ब्लड फ्रॉम द फीटल ब्लड।
इसका मेन काम यही है कि माँ और बच्चे का खून आपस में मिक्स ना हो और एक्सचेंज हो सके क्या, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स है, वेस्ट प्रोडक्ट है या ड्रग्स है, वो माँ और बच्चे के बीच में एक्सचेंज हो सके लिमिटेड वे में। ठीक है, इंपैक्ट क्या रहेगा इसका, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती है मैंने बताया, क्योंकि जितनी मेम्ब्रेन है वो सब किसकी बनी होती है, सेल्स की बनी होती है। तो सेल्स किसका बना हुआ, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स की लेयर होती है। तो जितना भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है वो तो क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटल बैरियर को ज़्यादा आसानी से, लेकिन वाटर सॉल्युबल या जो बड़े साइज के हैं या जो आयनाइज्ड ड्रग हैं वो उतनी आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब चीजें अभी हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट डालते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में। उसमें सीधा नाम लिखेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर। अब होता क्या है वो सब चीजें यहां समझा रहा हूं मैं। सम ड्रग्स लीड टू फीटल ड्रग्स एक्सपोजर एंड रिस्क सच एज टेराटोजेनिक इफेक्ट। ठीक है, कुछ दवाइयां कई बार प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के पास तक पहुंच जाती हैं और बर्थ डिफेक्ट क्रिएट करती हैं। जो बर्थ डिफेक्ट क्रिएट करती हैं इसको, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट। ध्यान रखना इस चीज का, एक क्वेश्चन एमसीक्यू आता है, टेराटोजेनिक इफेक्ट। माँ को कोई दवाई, मदर के लिए कोई मेडिसिन चल रही है और वो गलती से प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के पास तक पहुंच जाती है और बच्चे में कोई डिफेक्ट पैदा करती है, तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग टेराटोजेनिक इफेक्ट कहते हैं मेडिसिन के। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ड्रग सेफ्टी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज क्रिटिकल। हमें समझना होता है कौन सी दवाई देनी है माँ को, कौन सी नहीं देनी है। एज सर्टेन ड्रग्स में हार्म द डेवलपिंग फीटस, क्योंकि कुछ दवाइयाँ प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के पास तक पहुंच सकती हैं। ठीक है, द ब्लड टेस्टिस बैरियर, ब्लड और टेस्टिस। ठीक है, जो टेस्टिस होती है मेल के अंदर, वहां पे एक बैरियर होता है, जहां बैरियर बनता है फॉर्म्ड बाय सर्टोली सेल्स। अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद हो फर्स्ट ईयर में सर्टोली सेल्स का, ठीक है, सर्टोली सेल्स एक बैरियर से बना लेती हैं विद इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, जहां पर स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, वहां पर एक बैरियर बन जाता है। दिस बैरियर लिमिट्स द एंट्री ऑफ ड्रग। सभी दवाइयां स्पर्म्स तक नहीं पहुंच पाती हैं, या हार्मोन्स है या टॉक्सिन है, वो टेस्टिस तक नहीं पहुंचती है, प्रोटेक्टिंग स्पर्म। अब वो स्पर्म को प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि स्पर्म अगर डैमेज हो गए तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, तो कुदरत ने, नेचर ने खुद से सुरक्षा करी हुई है स्पर्म की, क्योंकि स्पर्म्स अगर डैमेज हो गए तो स्पीसीज का आगे जो बढ़ना है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर्टोली सेल्स ने एक बैरियर बनाया हुआ है कि ब्लड के अंदर अगर कोई दवाई है, हार्मोन है, टॉक्सिन है, वो डायरेक्ट स्पर्म के पास नहीं पहुंचेगा, उसे इस बैरियर से गुजरना पड़ेगा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ब्लड टेस्टिस बैरियर कॉम्प्लिकेट द ट्रीटमेंट ऑफ टेस्टिकुलर डिजीज। अब क्योंकि वहां तक दवाई को पहुंचाना जहां स्पर्म बन रहे हैं, अगर वहां पे कोई बीमारी हो रखी है, ठीक है, जिसे हम टेस्टिकुलर डिजीज कहते हैं, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। क्यों, ये बैरियर दवाई को पहुंचने नहीं दे रहे हैं, या ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें हमारा स्पर्म की प्रॉब्लम है, जैसे कि इनफर्टिलिटी वगैरह है, तो बहुत सी दवाइयां डायरेक्ट वहां तक नहीं पहुंच सकती हैं। हमें खास तरीके से जो है ना उसकी लाइपोफिलिसिटी बढ़ानी पड़ती है, खास चीज को ध्यान रखना पड़ता है कि दवाई हमारी वहां तक पहुंचे। ठीक है, यही इसका इंपॉर्टेंस है। एक बैरियर ये रहा हमारे पास, द ब्लड रेटिनल बैरियर। ब्लड और रेटिना के बीच में एक बैरियर होता है। ब्लड रेटिनल बैरियर प्रोटेक्ट द रेटिना, रेटिना को बचा के रखना है। ब्लड के अंदर सारी चीजें डायरेक्ट रेटिना तक पहुंच जाएंगी तो रेटिना डैमेज होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, रेटिना क्या होता है, लाइट सेंसिटिव टिश्यू होते हैं, बाय रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द ब्लड एंड द रेटिनल टिश्यूज। ठीक है, क्योंकि रेटिना को भी प्रोटेक्ट करना, तो यहाँ पे भी एक बैरियर है। ये बैरियर इतना आप सुनोगे नहीं, सबसे ज्यादा सुनोगे आप वो क्या सुनोगे, ब्लड ब्रेन बैरियर, लेकिन ये सारे बैरियर भी हमारे बॉडी में मौजूद है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब ब्लड रेटिनल बैरियर का क्या इंपॉर्टेंस है या क्या इंपैक्ट है, लाइपोफिलिक ड्रग्स पेनिट्रेट दिस बैरियर। मैंने कहा ना, क्योंकि बैरियर सारे किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं। सेल्स को क्रॉस करने के लिए लाइपोफिलिसिटी चाहिए होती है। ठीक है, तो जो लाइपोफिलिक ड्रग्स हैं वो तो इजीली क्रॉस कर जाएंगे, बट ड्रग डिलीवरी टू द रेटिना रिमेन्स अ चैलेंज फॉर ट्रीटिंग ऑक्यूलर डिजीज। अब रेटिना का ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है, ये काफी चैलेंजिंग होता है दवाइयों को रेटिना तक पहुंचाना। ठीक है, जैसे कि बीमारी मैकुलर डिजनरेशन है या डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो ऐसी स्थिति में रेटिना तक दवाइयों को अच्छी तरीके से पहुंचाना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे बैरियर है, वो दवाइयों को डायरेक्ट पहुंचने नहीं देता है। ठीक है,
देन हमारे पास आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बैरियर। इसको बैरियर ये देख के ऐसा लगेगा कि बैरियर नहीं है, बट एक्चुअल में बैरियर है ये, ठीक है। हमारा जो ट्रैक्ट है, जीआई ट्रैक्ट, तो वहाँ पे जो म्यूकोसा होती है, म्यूकोसल बैरियर, ठीक है, वो एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई हो रही है, और वहाँ से भी हर दवाई का इजीली क्रॉस करना संभव नहीं होता है। हमको दवाइयाँ ऐसी बनानी पड़ती हैं कि वो इस म्यूकोसल बैरियर को क्रॉस करके एब्जॉर्ब हो, ठीक है। जो स्टमक और इंटेस्टाइन में म्यूकोसल बैरियर है, इसको क्रॉस करें, हमको दवाइयाँ ऐसी बनानी पड़ती हैं, ओके। एंड डाइजेस्टिव एंजाइम ऑल विच इन्फ्लुएंस द ड्रग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह हैं, सेल्स वगैरह हैं, ये सब एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। जो दवाइयाँ ओरली ली जाती है उसको मस्ट सर्वाइव द एसिडिक एनवायरनमेंट। सबसे पहले तो पेट में जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वहाँ से वो बच जाएं, खराब ना हो। अवॉइड बीइंग डिग्रेडेड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम, जो पेट में और इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद हैं वहाँ से बचें, वो उसे खराब ना करें। एंड बी एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, और इंटेस्टाइन की एपिथेलिया से एब्जॉर्ब हो। तो दवा को भी अपने टारगेट तक पहुंचाने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, एज इट इज़ दवाइयाँ नहीं पहुंचती। खैर अब तो चीज़ें एडवांस हो गई हैं, लेकिन एक टाइम पे दिक्कत थी, लेकिन ये बैरियर्स हैं, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट क्या है, हमको दवाइयाँ ऐसी रखनी पड़ती हैं कि वो एसिड सेंसिटिव ना हो, मतलब एसिड से ख़राब ना हो जाएं। लाइपोफिलिक ड्रग्स तो ईजिली क्रॉस कर जाती हैं इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन को, कंपेयर टू हाइड्रोफिलिक ड्रग्स। तो हमको दवाइयों में जो लाइपोफिलिसिटी है वो ज़्यादा रखनी पड़ती है। यहाँ पे भी इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर लाइक पी ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, दवाइयों को पंप बैक कर देते हैं वापस से इंटेस्टाइन के अंदर, जो एब्जॉर्ब हुई रखी होती है। तो दिक्कत आती है, हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए दवाइयों की क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। एंड सिक्स्थ वन इज सेलुलर बैरियर, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अपने आप में एक बैरियर है, सारी चीज़ें उसके अंदर से घुस नहीं सकती हैं। हम उसमें जो लाइपोफिलिक ड्रग्स होते हैं, लाइपोफिलिसिटी जो होती है सब्सटेंस के अंदर, तो उसकी वजह से ही कोई चीज़ जो है वो सेल के अंदर घुस सकती है, ठीक है। तो हर एक सेल के आजू बाजू में पूरा तरह से सराउंडेड है क्या, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और अगेन ये भी एक बैरियर की तरह ही काम करता है, ठीक है। ड्रग की एंट्री में ड्रग को मस्ट क्रॉस करना है इस मेम्ब्रेन को टू एंटर द सेल, रीच इंट्रासेलुलर टारगेट, ठीक है। जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती है, ठीक है, वो तो इजीली पास हो जाती हैं। हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जो है वो इजीली पास नहीं होती है। तो ओवरऑल यहाँ पर ये सिग्निफिकेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा, आप जो देखेंगे भी, जो लाइपोफिलिक ड्रग्स, ऐसा नहीं कि ये 100% लाइपोफिलिक होती है, इसमें लाइपोफिलिक, बल्कि इसको ऐसा लिखना चाहिए, बल लाइपोफिलिसिटी रेशो हाइड्रोफिलिसिटी, तो इसका जो रेशो रहता है वो उसको ज़्यादा रखते हैं, 70 से 80% रखते हैं। इसका रेशो हम लोग 30 से 20% ही रखते हैं। तो ऐसी दवाइयाँ ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। यही सब इसका ओवरऑल निष्कर्ष ये निकल के आता है, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के बैरियर्स रहेंगे, जिसमें आपको खास तरीके से जो हमारे पास BBB है ना, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट नहीं, एक कॉन्सेप्ट और है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। इसको और समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन को कौन रोक रहा है, एक तो बैरियर्स रोक रहे हैं, दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, जो कि हमारा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को भी अफेक्ट कर रहा था। तो देखो होता क्या है, जब दवाई हमारे ब्लड में आ गई है, ठीक है, ब्लड में आने के बाद ब्लड में बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं। तो उन प्रोटीन्स के साथ जो दवाई होती है वो कुछ टाइम के लिए बंध जाती है, और कुछ नहीं है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ड्रग्स बाइंड रिवर्सिबली, ऐसा नहीं परमानेंट बन जाती है, रिवर्सिबली बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन इन द ब्लड स्ट्रीम, फॉर्मिंग अ ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ड्रग और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बना लेती है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है साइज में।
तो ब्लड कैपिलरीज को वो क्रॉस नहीं कर सकता। दिस बाइंडिंग कैन अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन, बायोअवेलेबिलिटी एंड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स। साइज इतना बड़ा है कि टारगेट साइट तक नहीं पहुंच पाती दवाइयाँ, डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होता है, इवन एलिमिनेट भी नहीं हो पाती, क्योंकि वो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है किडनी के अंदर उसको भी क्रॉस नहीं कर पाती, कई बार वो भी अफेक्ट होता है। ठीक है, द ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज टू लार्ज, इतना बड़ा है कि वो कैपिलरी वॉल्स को क्रॉस नहीं कर सकता है, जो कि हमारे ब्लड की कैपिलरीज होती हैं। सो ओनली फ्री या अनबाउंड ड्रग है वही डिस्ट्रीब्यूट होता है टिश्यू के पास तक और अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाता है। क्लियर है बातें? तो जो दवाइयां बंधी हुई हैं अभी ब्लड के अंदर, बाउंड फ्रैक्शन सर्व एज अ रिजर्वायर, अब ये भंडारण की तरह काम कर रहा है। ठीक है, धीरे धीरे रिलीज होता जाएगा तो लंबे समय तक दवाई हमारी काम करती है। दैट स्लोली रिलीज द ड्रग ओवर टाइम। ठीक है, ये एक तरह का रिजर्वायर का काम करता है। ठीक है, अब कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं, इसमें एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है प्रोटीन हमारे ब्लड के अंदर, और खास करके एसिडिक ड्रग्स को ये अपने साथ बांधती है और कुछ न्यूट्रल ड्रग्स को भी अपने साथ बांध लेती है, जैसे वारफेरिन, फिनाइटोइन है। ठीक है, हैज़ लार्ज नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट। इसकी एक खासियत है, जैसे मान लो ये प्रोटीन है तो यहाँ से ही बांध लेगी, यहाँ से ही बांध लेगी, यहाँ से, मतलब कई जगह पे दवाइयों को बांधने की क्षमता इसके बहुत सारी साइट्स होती है जहाँ से दवाइयों को ये एक साथ बांधती है। सेम तरह की दवाइयाँ या एक साथ कई सारी दवाइयों को, अलग अलग दवाइयों को भी ये अपने साथ बाइंड करके रख सकती है। ठीक है, दूसरा है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, इसको हम ऑरोसोमिकॉइड भी कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली बेसिक ड्रग्स जैसे प्रोप्रानोल वगैरह इनको बाइंड करता है। इस जो प्रोटीन का लेवल है ये इन्फ्लेमेशन के दौरान क्या होता है या ट्रॉमा के दौरान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसका बढ़ने की वजह से ये अफेक्ट करेगा किसको, ड्रग की बाइंडिंग को। ड्रग की बाइंडिंग अफेक्ट होगी मतलब ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट हो जाएगा। तीसरा है लाइपोप्रोटीन, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये बाइंड करता है लाइपोफिलिक ड्रग्स को, जो कि पुअरली सोल्यूबल होती है पानी के अंदर। ठीक है, और एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग डिपेंड करता है ड्रग्स की एफिनिटी। लिपिड्स के लिए ड्रग्स की एफिनिटी कितनी है उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि ये दवाई को कितना अपने साथ बांध रहा है। फोर्थ जो प्रोटीन है बहुत सारे हैं, लेकिन चार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबुलिन्स। ठीक है, ये बेसिकली जैसे सेक्स हार्मोन है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ट्रांसकोटिन, इन सबको बांधता है। बाइंड स्पेसिफिक एंडोजीनस कंपाउंड, एंडोजीनस मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, जैसे कि स्टीरॉयड हार्मोन्स है, कॉर्टिसोल है, एज वेल एज सर्टेन ड्रग्स, और साथ में कुछ दवाइयों को भी ये बांधता है। ठीक है, ऊपर के तीन काफ़ी ज़्यादा लेवल पे आप लोग देखोगे अलग अलग बुक्स में दे रखी हैं, बट ग्लोबुलिन भी है जो कि क्या करती है, द ड्रग्स को अपने साथ बाइंड करती है। तो ये कुछ खास प्रोटीन्स हैं ब्लड के अंदर जो दवाइयों को बांध लेती हैं, आगे डिस्ट्रीब्यूट होने नहीं देती हैं, फिर धीरे 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 ये रिलीज करती हैं। ठीक है, अब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, कि भाई हमारे जब पेशेंट को ठीक करते हैं हम लोग, बीमार होता है, वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले बायोअवेलेबिलिटी, उसको घटा देगा ये। ठीक है, हायर द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, लोअर द इमीडिएट बायोअवेलेबिलिटी, मतलब बायोअवेलेबल तो है लेकिन तुरंत बायोअवेलेबल नहीं है, तो तुरंत असर नहीं होगा। हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग है स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन, जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन से बंधने की क्षमता रखता है, उसका जो एक्शन है, ऑनसेट ऑफ एक्शन, अपना काम शुरू करने का जो उसका वो है टाइम, वो क्या होगा, काफ़ी धीमा हो जाएगा, बट लंबे समय तक काम करेगा। क्यों, वो धीरे धीरे रिलीज होता जाएगा, जैसे जैसे रिलीज होता जाएगा उतने लंबे समय तक काम करेगा। ठीक है, देन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली बात है, जब प्रोटीन से बंध जाएगा, कैन लिमिट द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रोटीन बाउंड ड्रग्स रिमेन कन्फाइंड टू प्लाज्मा फॉर लॉन्गर पीरियड, यानी कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन घट जाएगा बहुत ज़्यादा आपका। हाफ लाइफ एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, हाफ लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक है, ड्रग विद हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हैव अ लॉन्गर हाफ लाइफ, लंबे समय तक बॉडी में रहने वाली है, हाफ लाइफ बढ़ जाएगी। और दूसरा क्या था, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, दिस कैन लीड टू प्रोलॉन्ग्ड ड्रग एक्शन, लंबे समय तक दवाई काम करेगी क्योंकि बंधी हुई है, धीरे धीरे प्रोटीन से अलग होती जाएगी, जब जो अलग होती जाएगी वो एब्जॉर्ब होती जाएगी साइट ऑफ एक्शन पे और अपना काम करती जाएगी, तो लंबे समय तक काम करेगी। नाउ द ड्रग इंटरेक्शन, समझो इस बात को।
कई बार ऐसा होता है डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन ऑकर व्हेन वन ड्रग डिस्प्लेसेस अदर फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन, और ये जब होता है तब टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है। कहने का क्या मतलब है, ये हमारा प्रोटीन है, एक साइड पे मान लो हमारी मेडिसिन ये M1 है बंधी हुई है, एक हमने कोई दूसरी मेडिसिन खाई M2, वो आई उसने इसको हटाया और खुद इसको यहाँ से हटा दिया और ये खुद यहाँ पर आके लग गई। यानी कि एक तो नॉर्मल केस में क्या था कि हमको पता था कि M1 धीरे धीरे करके रिलीज होगी, लेकिन हुआ क्या, दूसरी मेडिसिन खाने की वजह से ये सारी की सारी एकदम डिस्ट्रीब्यूट हो गई, एकदम से इसकी जो क्वांटिटी है बॉडी के अंदर इंक्रीज कर जाएगी। तो क्या हो सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है। A sudden increase in free concentration of highly protein bound drug, जो हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग है जिसका हमें पता है कि वो 8-10 घंटे काम करेगी, लेकिन अचानक से वो इंक्रीज कर गई, क्यों, डिस्प्लेसमेंट की वजह से। तो क्या हो सकता है, ठीक है, इंक्रीज रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी स्पेशली फॉर ड्रग्स विद अ नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स। ऐसी दवाइयाँ जिनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स काफ़ी नैरो है, नैरो मतलब थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो वो क्या है, साइड इफेक्ट दे सकती है। ऐसे केसेस में वो दवाई हमको क्या कर सकती है, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती है। ठीक है, अब बैरियर्स और प्रोटीन बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट दिमाग में अगर अच्छे से सेट है तो यहाँ पर ये फटाफट फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी से, यानी कि दवा के भौतिक रासायनिक गुण। मॉलिक्यूलर साइज ऑब्वियसली भाषा छोटा होगा, इजिली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बड़ा होगा तो दिक्कत आएगी। लिपिड सॉल्युबिलिटी समझ में आ गया होगा, जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो इजीली क्रॉस कर जाएंगे सेल मेम्ब्रेन को, और जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ज़्यादा अच्छा होगा। आयनाइजेशन, ठीक है, तो जो नॉन आयनाइज या न्यूट्रल हैं वो क्रॉस कर जाते हैं मेम्ब्रेन को ज़्यादा आसानी से, और जो आयनाइज या चार्ज ड्रग हैं वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जिसकी ज़्यादा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, जिसकी कम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर है फिजियोलॉजिकल फैक्टर यानी कि शारीरिक कारक। ब्लड फ्लो टू टिश्यूज, जिस टिश्यू तक दवा सारी ब्लड में आ गई है तो पर्टिकुलर जो हमारा ऑर्गन है, टिश्यू है या ऑर्गन है, वहाँ पे ब्लड की सप्लाई कैसी है। अगर टिश्यू विद हाई ब्लड फ्लो, वहाँ पे ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा है, उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है परफ्यूजन। ठीक है, हाई ब्लड फ्लो के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होगा परफ्यूजन, हाई परफ्यूजन। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड की सप्लाई है तो जाहिर सी बात है, जैसे हार्ट, लिवर, किडनी रिसीव मोर ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो वहाँ पर ड्रग की क्वांटिटी ज़्यादा पहुँचेगी। जहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम है वहाँ दवा कम पहुँचेगी, तो इस तरह से दवा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अफेक्ट होगा। कैपिलरी परमेबिलिटी, ठीक है, केशिका पारगम्यता इन टिश्यूज लाइक द लिवर एंड स्प्लीन। समझना, यहाँ पे जो कैपिलरीज होती हैं इनकी कैपिलरीज आर मोर परमेबल। लिवर और स्प्लीन में की जो कैपिलरीज होती है वो ज़्यादा परमेबल होती हैं। यहाँ पर जो इवन जो बड़े लार्ज पार्टिकल और पोलर ड्रग्स होते हैं वो भी पास हो जाते हैं। वहीं पे जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो निकलने नहीं देता है, तो कैपिलरी की परमेबिलिटी भी अफेक्ट करेगी कि दवा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। ठीक है, देन टिश्यू एफिनिटी। फैट सॉल्युबल ड्रग्स में एक्यूमुलेट इन एडिपोज टिश्यू। ऑब्वियसली बात है, जो जिन ड्रग्स का टिश्यू एफिनिटी ज़्यादा अच्छी है फैट्स के लिए, वो वहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, वाइल सर्टेन ड्रग्स बाइंड टू बोन्स, कुछ जो ड्रग्स हैं बोन्स और मसल के साथ भी बंध जाते हैं। फिर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, बताता है कि दवा कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है। लार्ज वॉल्यूम मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुई है, कम वॉल्यूम मतलब कम वीडी वैल्यू मतलब कम डिस्ट्रीब्यूट हुई है। वो ज़्यादा ज़्यादा दवा कहाँ रह गई है, ब्लड स्ट्रीम में ही रह गई है। ठीक है, थर्ड वन इज बायोलॉजिकल बैरियर, जिसमें दो आपको मेनली अगर बताने भी है तो दो बताने हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर और प्लेसेंटल बैरियर। ठीक है, एक भी ये बता देंगे तब भी चल जाएगा। चौथा फैक्टर है पैथोफिजियोलॉजिकल, यानी कि बीमारी। किसी को किसी तरह की बीमारी है, डिजीज स्टेट है, जैसे कि अगर लिवर डिजीज है तो लिवर डिजीज होने की वजह से कई बार जो प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल है, एल्बुमिन वगैरह, इनका क्या होता है, कम हो जाता है। अगर प्रोटीन लेवल कम हो गया तो प्रोटीन की बाइंडिंग भी कम हो जाएगी। ठीक है, इसी वजह से इंक्रीजिंग द फ्री फ्रैक्शन, जो फ्री अनबाउंड मेडिसिन है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हार्ट फेलियर कैन रिड्यूस कार्डियक आउटपुट। अगर हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा।
ठीक है, टिश्यू के पास तक। स्लो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी धीमा हो जाएगा। ठीक है, किडनी डिजीज, अब मान लो किडनी बीमारी है तो वहां से भी क्या है, फ्लूइड जो छन रहा है वो कम छन रहा है या ज़्यादा छन रहा है, डिपेंड कर रहा है किस तरह की बीमारी है, उसी के हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहिए, ड्रग का एलिमिनेशन है वो अफेक्ट करेगा। ठीक है, किडनी डिजीज कैन अल्टर फ्लूइड बैलेंस एंड इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। अगर ज़्यादा फ्लूइड को छान दे रहा है तो पानी कम हो जाएगा, तो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स भी फिल्टर हो जाएंगे। कम छान रहा है तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी बॉडी के अंदर, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी बॉडी के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से इसी में एक नेक्स्ट आता है बॉडी कंपोजिशन। अगर फैट ज़्यादा है, ठीक है, मसल मास ज़्यादा है, वाटर कंटेंट इन्फ्लुएंस हाउ ड्रग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। बॉडी का फैट है, मसल्स है ना, तो बॉडी फैट ज़्यादा है तो लाइपोफिलिक ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट करेगा, वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स का कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है, ओबीस जो मोटे लोग हैं स्टोर मोर फैट सॉल्युबल ड्रग्स, उनकी बॉडी में फैट सॉल्युबल ड्रग्स का जो स्टोरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उम्मीद है सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, अभी ये फटाफट कॉन्सेप्ट जा रहा होगा दिमाग में। देन ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, इसमें आ गया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन। एक दवा बंधी हुई थी, दूसरी आई उसने हटा दिया। ठीक है, वन ड्रग में डिस्प्लेस अनदर ड्रग फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट, इंक्रीजिंग द फ्री कंसेंट्रेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड ड्रग। जो दवा हटी है उसका कंसेंट्रेशन बढ़ सकता है। देखो, एक हो गया डिस्प्लेसमेंट, एक है कॉम्पिटिटिव डिस्ट्रीब्यूशन। कॉम्पिटिशन हो रहा है, टू ड्रग्स विद सिमिलर टिश्यू एफिनिटीज में कंपीट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इनटू सर्टेन टिश्यूज। कोई एक टिश्यू है, मान लो एडिपोज टिश्यू है, फैटी टिश्यू है, ठीक है, उसमें जगह तो लिमिटेड है ना। दो दवाइयां हमारे पास D1 और D2, दोनों इसके लिए क्या है, एफिनिटी अच्छी है, तो अब कॉम्पिटिशन लगेगा कि कौन जल्दी जाकर के यहां पर स्टोर होता है, तो ये आ जाएगा कॉम्पिटिटिव डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब मान लो ये दवा ज़्यादा स्टोर हो गई तो ये दवा फ्री रहेगी, इसका असर जो थेरेपेटिक इफेक्ट है जल्दी आ जाएगा। ये मान लो स्टोर हो गई तो ये दवा अपना थेरेपेटिक इफेक्ट जल्दी दिखा देगी। ठीक है, थेरेपेटिक इफेक्ट समझते हो ना, चिकित्सीय प्रभाव ठीक करने की जो उसकी क्षमता है,